हाय एवरीवन। कल अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि कभी भी दो कर्व इफ दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, तो इसका मतलब या तो वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या तो वो टच कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना है। अगर वो टच कर रहे हैं तो फिर क्या क्या हो सकता है अगर कर्व दोनों एक दूसरे को टच करते हैं एट वन पॉइंट। तो क्या होता है कि जो टचिंग एट वन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इनमें एक पॉइंट कॉमन आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा पी फॉर पकौड़ा, ये येलो वाले कर्व पे भी लाई करेगा और वाइट वाले पे भी लाई करेगा, दोनों पे लाई करेगा। तो उसको आप एच कॉमा के मान लो और दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर दो। कंडीशन नंबर वन। सेकेंड है कि उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो सेम आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे दोनों में सेम कर दो। 8 to 10 चलेगा, है ना? 8 to 10 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? आई एम टोटली ओके। अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत है तो अपन कंसिडर करेंगे, बट थोड़ा सा कॉपरेट करो, एक दिन की बात है ना? महीने में एक दो दिन ऐसा आता ही है कि अपने को थोड़ा सा लेक्चर आगे पीछे करना पड़ता है। ठीक है, 8 to 10 कर लेंगे अपन। और होमवर्क करना आप करके लाना। सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या बताया, 51 से लेकर 80 ये वाला होमवर्क है आपका, इसको आप कर लो। और रूल ऑफ 2 मिनट से होता है ना, उसके हिसाब से करो। आप सोचो कि मैं बस 5 क्वेश्चन करूंगा, मैं इससे ज़्यादा करूंगा ही नहीं, औकात ही नहीं है मेरी करने की, लेकिन 5 क्वेश्चन करने बैठ जाना। फिर आप कुछ और करो, फिर और 5 क्वेश्चन करो, फिर और पाँच, देखो कैसे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, चलिए। इफ द कर्व्स दिस एंड दिस टच ईच अदर, तो दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक तो क्या है, ए की पावर एक्स। एक तो है ए की पावर एक्स, मतलब इसका ग्राफ जो हो गया वो कोरोना वायरस जैसा हो गया। दूसरा क्या है, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। नाउ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ दो तरीके का होता है। पहला क्या होता है कि ये पैराबोला है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ओपनिंग अपवर्ड, और अगर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो ओपनिंग डाउनवर्ड। तो बेसिकली अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो उस हिसाब से ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड होगा रिस्पेक्टिवली। मान लो आपका ग्राफ जो है वो इस केस में आपका ग्राफ जो है वो ओपनिंग अपवर्ड रहा, है ना? तो क्या होगा, और ओपनिंग डाउनवर्ड रहा तो क्या होगा। तो पैराबोला के साथ दो दो कंडीशंस बन सकती है। पहली कंडीशन तो बनेगी जिसको मैं केस वन कह दे रहा हूँ ये, और दूसरी कंडीशन बनेगी जिसको अपन केस टू कह देते हैं। केस टू पहले समझा देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कद्दू कुछ आंसर नहीं आने वाला है। देखिए भाई, केस टू अपन समझते हैं। ओके, सो दिस इज योर कोरोना वायरस का ग्राफ। अब मैं बोलता इसलिए बार बार ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ यार, ई की पावर एक्स ऐसा होता है। और दूसरा ग्राफ क्या है, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मान लो के नेगेटिव हुआ, के क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। अगर के नेगेटिव हुआ तो पैराबोला कैसे खुलेगा बेटे, ओपनिंग डाउनवर्ड। तो वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर विल ओपन डाउनवर्ड्स, और अगर ओपन डाउनवर्ड हुआ तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, कितने पॉइंट कॉमन है, कद्दू एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आया। और आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, तो के नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। सिंपली मीन्स दैट के कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर के नेगेटिव हो गया तो आपके दोनों कर्व्स के ग्राफ जो है वो ऐसे बनेंगे, और दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। ये कर्व जो है वो डेफिनेटली ओरिजिन पे टच कर रहा होगा, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आएगा, है ना? तो केस टू में कुछ भी आंसर नहीं आएगा। केस वन में आंसर अपन निकाल लेंगे। देखिए, केस वन में क्या रहेगा कि यू विल बी गेटिंग द पैराबोला। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। पैराबोला कुछ इस तरीके से आएगा। केस वन क्या है, के पॉजिटिव। के पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला बनेगा ऐसा। और ई की पावर एक्स कैसा बनेगा, ई की पावर बनेगा कुछ इस तरह। दिख रहा है आपको? तो क्या चांसेस है दोनों को टच करने की या कट करने की? क्या चांसेस है? हाँ, देर आर अ फ्यू चांस, थोड़ा थोड़ा चांस है कि दोनों एक दूसरे को इस तरह से टच कर जाए कि आपका ये पैराबोला ऐसे निकल जाए और ई की पावर एक्स उसको छू के जस्ट
छू के ऊपर की ओर ऐसे निकल जाए, है ना। तो अगर अपन यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक पॉइंट टच का हो रहा है ना। हो सकता है कि कट भी कर रहे हो सकता है ना टच कर रहे हो ना कट कर रहे हो, लेकिन वो तो डिपेंड करता है के का वैल्यू क्या रहेगा। अरे भाई, ये पैराबोला जो है ये कितना ज़्यादा वाइडली ओपन होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन के का वैल्यू अगर मैंने 2 ले लिया तो ये ऐसा बनेगा, के का वैल्यू 4 ले लिया तो ऐसा बनेगा, 8 ले लिया तो और वाइड। तो भाई वो डिपेंड करता है ना के की वैल्यू पे, और अपने को वही निकालना है। तो अपने को कितना मतलब एकदम आपको नाप तौल के उसको वाइडली ओपन करना है ताकि ये दोनों टच कर जाए। तो व्हेन टू कर्व्स टच ईच अदर, व्हेन टू कर्व्स टच ईच अदर, दो बातें होती है। पहला, दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, और उसको अपन एच कॉमा के मान लेते हैं, और लोकस नहीं निकाल रहे फिर भी एच कॉमा के मान लेते, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है ना। और दूसरा क्या, दूसरी क्या बात हो सकती है, दूसरी बात ये हो सकती है कि दोनों में एक पॉइंट तो कॉमन है और दोनों का कॉमन पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट इज सेम। ठीक है, तो दोनों का एक कॉमन पॉइंट मान लिया मैंने एच कॉमा के, तो यहाँ पे आप रखो कर्व नंबर 1, अरे दोनों में कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। पहले कर्व को सेटिस्फाई करा दो आप, k इज इक्वल टू ई की पावर h, और दूसरे में क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू, ओ माय गॉड फंस गए। क्यों? क्योंकि अपन ने फंक्शन k नहीं यूज़ करना चाहिए मुझे यहाँ पे ना, y इज इक्वल टू, यार यहाँ पे क्वेश्चन बदल देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर, हालांकि मेरे को ये एच कॉमा के बदलना चाहिए। चलो आज मैं एच कॉमा के ही बदलूंगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, लेट अस कॉल इट ए कॉमा बी। तो कॉमन पॉइंट को ए कॉमा बी मान लेते हैं, तो आपका फर्स्ट वाले कर्व पे ए कॉमा बी को सेटिस्फाई कर दो। फर्स्ट कर्व क्या था, वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, सेकेंड कर्व क्या था, वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो पहले कर्व में ए कॉमा बी को सेटिस्फाई करा तो बी इज इक्वल टू ई की पावर ए, और इसमें भी बी ए कॉमा बी सेटिस्फाई करा तो बी इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे कि ई की पावर ए इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, है ना। इसको अपन लिख के रखते हैं, क्या पता काम आ जाए। सेकंड में देखेंगे अपन टेंजेंट एट कॉमन पॉइंट, तो दोनों कर्व का डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, कहाँ पर, ए कॉमा बी पर। दोनों कर्व का निकाल दो, ए कॉमा बी पे टेंजेंट, और वो सेम आना चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो आप कर्व नंबर 1 का, ई की पावर एक्स का डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या आएगा, ई की पावर एक्स, ए कॉमा बी रख दो, तो कितना आ जाएगा, ई की पावर में बी। और डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दो सेकेंड कर्व का ए कॉमा बी पे। सेकेंड कर्व क्या है, वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो 2kx आ जाएगा, है ना। इसमें भी आप ए कॉमा बी रख दो, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको ए रखना चाहिए, बाकी जगह बी रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोला दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, तो टेंजेंट जो बन रहा है वो ई की पावर बी बन रहा है, और ये बन रहा है 2ka। निकालना क्या है आपको इसमें, आपको निकालना है फाइंड के का वैल्यू निकालना है। अब देखिए के का वैल्यू निकालना तो है अपने को, बट ये ए कॉमा बी जो है ये क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया था, मैंने खुद से माना है ना, खुद से माना है, तो वी विल जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट के। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे, ट्राई टू एलिमिनेट, जो मैंने खुद से माना है उसको एलिमिनेट करना चाहूँगा मैं। ए और बी को मैंने खुद से माना तो उसको अपन एलिमिनेट करेंगे, के को नहीं करेंगे ना। तो सोचते हैं, कुछ तो सोचते हैं अपन तरीका। ये ए स्क्वायर है ना, और ये क्या है, ए, यहाँ से मैं ए लिख सकता हूँ कितना, ई की पावर में बी,
1 सेकेंड, e की पावर में, अच्छा यहाँ e की पावर a आएगा, थैंक्स। वो मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है ना। थैंक्स, आपका कमेंट एकदम टाइम पे आया। e की पावर a, बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो। अभी पहले मेरे को मुश्किल लग रहा था, अब बहुत आसान है। फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर दो तो e की पावर a और e की पावर a तो LHS में कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और RHS में क्या आ जाएगा आपका के ए स्क्वायर। डिवाइडेड बाई 2 KA, तो k और a काट दिया अपन ने, k और k, तो a और a भी काट देंगे। a का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। a का वैल्यू 2 आ गया अगर आपके पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन पे आप रख दो, तो e की पावर a की जगह e की पावर 2 आ जाएगा, और k तो निकालना ही है अपने को, और a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर। अबे अभी अभी तो निकाला a का वैल्यू, तो k का वैल्यू जो आ गया अपने पास वो क्या आ गया, e स्क्वायर बाय 4। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर आपको कॉमन पॉइंट निकालने का बोलता है, कॉमन पॉइंट क्या मैंने माना इन दोनों का, a कॉमा b, है ना। a तो निकल ही गया अपने पास, कितना है 2, b निकाल लो आप। b कैसे निकालोगे, अरे इसको a को कोई भी इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रख दो a को, तो y कितना आ जाएगा, e की पावर a, तो आपका b आ गया e की पावर a। तो कॉमन पॉइंट क्या आ गया आपके पास, 2 कॉमा e की पावर a, और कॉमन पॉइंट तो अपने को निकालना नहीं था, वो तो मैंने ऐसी स्टाइल मारने के लिए निकाल दिया, जरूरत नहीं थी उसको, अपने को पूछा भी नहीं था। ई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा आपका के का वैल्यू, और केस नंबर 2 से तो कोई आंसर आएगा ही नहीं, तो इसको आप लिख लो, आपके पास टाइम है। आसान था सॉल्यूशन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, है ना। तो सुनो मेरी बात, आपको लॉजिकली क्या समझ में आया, जब भी कोई दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, है ना, या उनमें एक पॉइंट कॉमन है, तो एक पॉइंट कॉमन होने की कंडीशन क्या होगी, एक पॉइंट कॉमन होने की कंडीशन होगी कि दे, मतलब अगर दो कर्व दोनों को एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी कि दे मस्ट बी हैविंग 1 पॉइंट कॉमन, एंड कॉमन पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वो बराबर होगा। बस आपने ये लगाया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क लिखा हुआ है, ध्यान रखना है इसका। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला मैंने, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों का स्लोप क्या होता था, m1 माइनस एम टू अपॉन 1 प्लस एम वन एम टू, m1 m2 दोनों का स्लोप होता था, और एंगल क्या आ जाता था दोनों के बीच में, ये आ जाता था, सही बात है ना। अच्छा, दो लाइन के बीच में एंगल अपने को समझ में आता है, दो कर्व के बीच में एंगल समझ में आता है, ये कर्व नंबर 1 है, ये कर्व नंबर 2 है, दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना तो ये थोड़ा उटपटांग लगता है, क्योंकि ये कोई एंगल थोड़ी हुआ। हम लोग क्या करते हैं उस केस में, सुन पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं। दो कर्व के बीच में एंगल निकालना है तो आप क्या करोगे, कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे, तो एक टेंजेंट आप फेंक के मारो कर्व नंबर 1 को, एक टेंजेंट फेंक के मारो कर्व नंबर 2 को, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल आएगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। और दोनों टेंजेंट क्या है, लाइन। अच्छा, और लाइन के बीच का एंगल अपने को निकालते आते ही, सही बात है क्या। लिखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन between two curves, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच में जो एंगल होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी अपन, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है, दोनों के टेंजेंट जो आएंगे, दोनों के जो टेंजेंट आएंगे उनके बीच का एंगल, डेफिनेशन लिखिए, एंगल बिटवीन
curves, angle between curves is defined as angle between tangents at point of intersection. एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको, है ना। मान लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया आपके पास कुछ भी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो आपके पास आ गया एच कॉमा के, मान लो, है ना, मैंने यहाँ पे एच कॉमा के लिख दिया, लेटस से एच कॉमा के। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया अगर, तो दोनों कर्व का आप टेंजेंट निकाल लोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे आप एच कॉमा के, ये आ जाएगा आपके पास पहले वाले टेंजेंट का स्लोप। अरे समझो, पहले वाले टेंजेंट का स्लोप आ गया आपके पास m1। कैसे निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है अपने को, कैसे पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा। डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो आप कर्व टू में, कर्व टू में डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ये कर्व टू है, ये कर्व वन है, तो इसका टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा? m2 आएगा। और दोनों स्लोप की मदद से एंगल बिटवीन द टू कर्व्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉड लगाते हैं अपन हमेशा, ताकि हमको हमेशा एक्यूट मिले। कोई ज़बरदस्ती नहीं है मॉड लगाने की, लेकिन मॉड नहीं लगाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। दो लड़के लड़ बैठेंगे कि एक बार किसी का एक्यूट आएगा, किसी का ऑप्ट्यूज आएगा, तो वो लड़ेंगे कि मेरा सही है मेरा सही है, तो हम बोलेंगे कि दोनों दोनों की दोनों एक्यूट निकालो, है ना, और 180 से माइनस कर दोगे तो ऑप्ट्यूज आएगा। अच्छा, दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे पास पैराबोला है एक और एक सर्कल है, और उन दोनों का मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं? दोनों को सॉल्व करके। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड, देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट कैन बी कैलकुलेटेड by simply solving the two curves। ठीक है, अब आगे अपन लिखेंगे डेफिनेशन। एक नाम होता है आइसोगोनल, आइसोगोनल कर्व्स। देखो क्या होता है कि ये रहे अपने पास दो कर्व, ये फोटो बना लिया था आपने ना, फोटो बना लेना प्लीज, नहीं बनाया तो लो आपके पास थोड़ा सा टाइम। दो कर्व है अपने पास, दोनों कर्व के बीच का जो एंगल आ रहा है, मतलब टेंजेंट के बीच का जो एंगल आ रहा है, वो अपने को निकालना है। अब देखो ध्यान से, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो कर्व एक ही बार कट करेंगे। ये एक बार कट किया ना, हो सकता है कि वो दो बार कट करे, हो सकता है वो तीन बार कट करे, हो सकता है 1000 बार कट करे। अरे भाई, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। ये देखो, दो बार कट कर दिया, तीन बार कट कर दिया, तो हर बार नया नया एंगल आएगा। अरे भाई, अगर कोई कर्व बार बार कट कर रहा है तो हर बार नया नया एंगल आएगा, समझ में आ रहा है? तो अगर वो सारे एंगल सेम आते ना, सारे एंगल मान लो 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सारे 50 50 50 50 आ गए, तो वो कर्व, जो दोनों कर्व है उनको अपन कहेंगे आइसोगोनल कर्व। क्यों आइसोगोनल? क्योंकि हर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो एंगल आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो आइसोगोनल। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एवरीवेयर। एवरीवेयर द कर्व इंटरसेक्ट, पूरा लिख देते हैं अपन।
यहाँ इफ लगा लेना, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम एवरीवेयर द कर्व इंटरसेक्ट्स द कर्व्स आर सेड टू बी आइसोगोनल। ठीक है, और एक और डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं? जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो लिखिए इफ टू कर्व्स intersect each other at 90 degree, they are said to be orthogonal। ठीक है, तो आपने क्या करा, दो कर्व दिए थे, एंगल निकाला, ओ 390 आ गया अगर तो ऑर्थोगोनल है, और अगर वो दो बार मीट कर रहे हैं कर्व और दोनों बार 90 90 आ गया तो ऑर्थोगोनल भी है और आइसोगोनल भी है। आ रहा है समझ में? और अगर ऐसे दो बार मीट कर रहे हो, दोनों बार एंगल मान लो 30 आया और यहाँ पे भी 30 आ गया, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, हाँ कुछ जा रहा है क्या, तो 30 30 आ गया अगर, तो मान लेना दोनों कर्व आइसोगोनल है। मान लेना क्या, फिर तो डेफिनेटली आइसोगोनल है, वो तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपने को पता चलते जाएगा। लिखे फाइंड acute angle between the curves find acute angle between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, tan इनवर्स ये काली काली आंखें टू रूट टू, sec इनवर्स 3, sin इनवर्स फिर से 2√2/3 और cot इनवर्स 1/2√2। चार ऑप्शन दे रखे, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x एंड sin x एंड cos x। sin x cos x का फोटो बना देता हूँ, मेरे को फोटो आता है इसका। ठीक है, तो मैंने क्या करा, साइन और कॉस का फोटो बना दिया। ठीक है, अच्छा साइन और कॉस एक दूसरे से कितने बार टकराएंगे? अरे सर इनफाइनाइट टाइम्स टकराएंगे, नेवर एंडिंग कर्व्स है ना, तो बहुत बार इंटरसेक्ट होगा इन दोनों के बीच में। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होगा। हाँ जी, तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को पता है, मेरे को तो पता है, पता नहीं आप लोगों का क्या है। ये रहा सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पता है ना, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे से बराबर कब होते हैं? पहली बार बराबर होते हैं 45 डिग्री पर, तो ये आ गया आपके पास 45 डिग्री। अच्छा, दूसरी बार कब बराबर होते हैं? दूसरी बार बराबर होते हैं 180 प्लस 45 मतलब पाई प्लस 5/4 मतलब 5 पाई/4। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहली बार दोनों इक्वल होंगे 45 और दूसरी बार इसके जस्ट पीछे मतलब पाई प्लस 45, पाई प्लस 5/4 5 पाई/4। हालांकि मैं 5/4 है, मेरा काम क्या है कि मेरे को बस ये पाई/4 पर टेंजेंट बनाना है। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ रहा है?
एक्स कोऑर्डिनेट π/4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है π/4 पर वैल्यू, और π/4 पर वैल्यू क्या आएगी दोनों की 1/√2। ठीक है, तो दोनों का एंगल निकालना है मुझे कॉमन पॉइंट पे, तो कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे। तो m1 क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ साइन एक्स एट कौन सा पॉइंट π/4 1/√2। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा cos x। cos x पे आप x की जगह 1/√2 रख दो, सॉरी 1/√2 नहीं, x की जगह π/4 रख दो, तो कितना आ जाएगा 1/√2। यह आ गया आपका m1। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये रहा पहले टेंजेंट का स्लोप, और दूसरे टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा, सेम पॉइंट पे आप dy/dx निकालो, dy/dx एट सेम पॉइंट π/4 1/√2। किसका निकाल रहा हूँ मैं cos x का। तो आप निकालोगे cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, और यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे आप π/4, तो -1/√2 आ रहा है। ओहो हो, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास m2। अब आपको दो लाइन का स्लोप पता है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, दोनों का स्लोप पता है मेरे को, है ना, मुझे तो पता है, आपका नहीं पता। अब दोनों का स्लोप पता है अगर आपके पास, तो आपको करना क्या है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस विल बी थीटा, मान लेते हैं अपन। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ा था, आप लोगों को रिवीजन भी करा चुका हूँ, है ना। आप लोग सर्कल्स का पूछ रहे थे मेरे से, सर्कल का रिवीजन बस थोड़ा सा रह गया है, बहुत टाइम लग जाता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा वीडियो जो रिकॉर्ड करने में जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। ये हो जाएगा 1 - हाफ, 1/√2, 1/√2 कितना हो जाएगा 2/√2, 2/√2 कितना होता है √2, और 1 - हाफ कितना होता है हाफ, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो tan थीटा कितना है अपने पास, tan थीटा आया 2√2, तो थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2, ओह नहीं, tan इनवर्स ऑफ 2√2। tan इनवर्स ऑफ 2√2 को आप क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो cot इनवर्स ऑफ 1/2√2। ठीक है, अगर आपका मन है तो आप इसको साइन इनवर्स में भी लिख सकते हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सभी एंगल को आप हर किसी के इन्वर्स में लिख सकते हो। tan इनवर्स 2√2 है, तो ट्रायंगल बना लो ना, ये लो ट्रायंगल बना दिया मैंने, इसको बोल दिया थीटा। tan थीटा कितना आया था 2√2, 2√2 अपॉन 1 होगा, तो साइड अपोजिट कितनी आ जाएगी 1। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर मतलब 8, 8 + 1 9, 9 का √3। तो अभी इसी थीटा का साइन इनवर्स लिखना है, तो क्या करेंगे साइड अपोजिट 2√2 अपॉन हाइपोटेनस बाई 3। ठीक है, और अगर आपको कॉज इनवर्स लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, कॉज इनवर्स ऑफ साइड एडजेसेंट अपॉन 3, इसको आप बोल सकते हो सेक इनवर्स 3। मैंने सब लिख के बता दिया। और इसको आप, इस पर्टिकुलर चीज़ को आप बोल सकते थे कोजेक इनवर्स, उल्टा कर दो ना 3/2√2। ये सब मैं स्टाइल मारने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, आपको पूछा जो गया है वही लिखना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका tan इनवर्स 2√2, ऑप्शन डी भी दिया हुआ है cot इनवर्स 1/2√2, दोनों सेम ही तो है। अबे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सेम है, ध्यान से देखोगे तो ये सेक इनवर्स 3 और साइन इनवर्स 2√2/3 ये भी दे रखा हुआ है, तो चारों ऑप्शन सही आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ITF नहीं आता है तो आप फंस जाओगे, आंसर निकाल के भी गलत निकाल दोगे। तो मैंने उसको पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में लिख डाला। ओके, क्लियर है क्या सबको। देखो, फाइंड एंगल बिटवीन y² = 4ax एंड y = e⁻x/2a। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। दोनों कर्व है क्या,
क्या है ये कर्व? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये लेटा हुआ पैराबोला है, लेटा हुआ थका हारा पैराबोला है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, और ये दूसरा वाला कर्व क्या है? e की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, प्लस एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, ध्यान से देखो माइनस एक्स है, तो ये गिरता हुआ ग्राफ आएगा, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। दोनों के बीच में कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है क्या? यस, ये आ रहा है। दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ तो रहा है, पावर एक्स। तो अपन क्या बोले, अब आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन देम निकालना है। तो ये कॉमन पॉइंट जो है उसको आप मान लो एच कॉमा के, है ना। तो मैंने क्या स्टार्ट करा, सबसे पहले लेट द कॉमन पॉइंट बी एच कॉमा के, है ना। तो अपने को क्या करना है कि कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट खींचना होता है। तो मैंने ये टेंजेंट नंबर 1 खींचा पैराबोला पे, इसका स्लोप आ जाएगा m1। फिर मैंने टेंजेंट नंबर 2 खींचा e की पावर x पर, इसका स्लोप आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, m2 बोल देंगे उसको अपन। कॉमन पॉइंट क्या अपन निकाल सकते हैं दोनों के? यस, दोनों का कॉमन पॉइंट आप निकाल सकते हो, दोनों को सॉल्व करके। तो दोनों को सॉल्व करके अगर आप कॉमन पॉइंट निकालोगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फंस जाओगे यार, क्योंकि कोई बात नहीं, बिना कॉमन पॉइंट निकाले मैं एक बार देखता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, कर्व्स ऑर्थोगोनल होते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई बार आप मानिए मेरी बात, हो सकता है कि ये भी ऑर्थोगोनल हो। तो अपन ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला कहाँ पर? एच कॉमा के पर। पहले अपन कर्व नंबर 1 पे निकाल देते हैं। तो कर्व नंबर 1 को मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोल देता हूँ। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? छोड़ो, मैं कर्व नंबर 1 इसको बोल देता हूँ, वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स बाई टू है। ठीक है, अब वो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका डेरिवेटिव मुंह फाड़ के खोलो, इसको डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। वाई स्क्वायर है ना, जब टू वाई वाई डैश आएगा, यहाँ डायरेक्टली हो जाएगा, तो इसको कर दे। ई की पावर लफड़ा का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई की पावर लफड़ा, और लफड़े का डेरिवेटिव अलग से आ जाएगा, तो माइनस वन बाई टू है। ओके, हाँ जी, इधर आप क्या कर दो, दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एच डाल दो, वाई की जगह के डाल दो, तो आपका स्लोप जो आ जाएगा वो m1 आ जाएगा। m1 कितना आ जाएगा? ई की पावर में माइनस एच बाई टू है, और वन माइनस वन अपॉन टू है। ठीक है, अब आप निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कर्व टू एट एच कॉमा के, इसको अपन m2 कह देंगे। ठीक है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ। कर्व टू क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको मुंह फाड़ के डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो टू बाई वाई डैश इज इक्वल टू 4a। ओके, तो वाई डैश कितना आ जाएगा? 2a अपॉन वाई, यहाँ पे रख दोगे आप एच कॉमा के। तो एच कॉमा के रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2k अपॉन वाई, ये आ जाएगा आपका m2, 2a अपॉन के। ओके, चलिए m1 m2 के बारे में अपन कुछ बात करते हैं। इधर आ जाओ हर कोई। m1 मैंने निकाला था जब, तो ये e की पावर माइनस टू एच अपॉन माइनस एच अपॉन टू ए आया था ना, जो वो यहाँ से आया था। देखो ये कर्व जो था आपका क्या था? y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बाई टू ए। इस कर्व पर ये पॉइंट पी एच कॉमा के रखा हुआ है, तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम इसको सेटिस्फाई भी कर देते हैं, ई की पावर माइनस एच बाई टू ए, सेटिस्फाई करा दिया मैंने, ये के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो मैंने गोला मारा है ना, ये के ही लिखा हुआ है, देखो ना, ई की पावर माइनस एच बाई टू है, ई की पावर माइनस एच बाई टू है, ये के बराबर, तो ये भी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से m1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास के इंटू माइनस वन बाई टू ए। ठीक है, और m2 का वैल्यू क्या आ गया? टू ए अपॉन के। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप m1 इंटू m2 करके देखोगे तो हमको क्या पता चल जाएगा? m1 जो है दैट इज माइनस के बाई टू ए, और m2 इज टू ए अपॉन के। ओ डिस्काउंट 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 माइनस वन,
कोई भी दो स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 होता है मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बिटवीन द कर्व्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, कर्व ऑर्थोगोनल है। तो अब क्या तरीका हुआ, आपको जब भी एंगल बिटवीन द कर्व निकालना हो तो सुनो मेरी बात। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना था, और कॉमन पॉइंट यहाँ पे निकालना बड़ा आसान था। साइन एक्स और कॉस एक्स का कॉमन पॉइंट क्या होता है, π/4। ये हमने बड़े आसानी से निकाल दिया था। लेकिन और उसमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपने को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं थी। यहाँ पर हम कॉमन पॉइंट निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। आप देखो ना, यहाँ से y उठा के यहाँ रखोगे, उसके बाद भी आप x आराम से नहीं निकाल पाओगे, और निकाल भी लिया आपने अगर, तो dy/dx में वो कॉमन पॉइंट यहाँ पुट करना पड़ता है। पुट करोगे हालत खराब हो जाएगी यार। तो जब भी ऐसा लगे ना हालत खराब हो रही, तो क्या करो, आप कॉमन पॉइंट को h, k मान लो। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। ये आप हर बार कर सकते हो। लेट द कॉमन पॉइंट भी h, k, dy/dx निकालो और एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो क्या -1 आता है। भाई आ रहा होगा तो अपना काम हो गया, 90 डिग्री आंसर है। और नहीं आ रहा है तो फिर अपन कॉमन पॉइंट निकालेंगे, और कॉमन पॉइंट नहीं निकल रहा है अपने से तो फिर छोड़ देंगे क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया आपने को तो कोई फायदा नहीं है करने का। बाकी ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मैं आपको दावा दे सकता हूँ। देखिए ये दोनों पॉइंट है, इनके बीच में एंगल निकालना, दोनों कर्व्स है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो ये वाला जो कर्व है, दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट मैं h, k मान लेता हूँ। क्या आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? देखो ये दोनों कर्व को आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बताइए जल्दी से। क्या इन दोनों कर्व को आप सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व करके मतलब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हो? नहीं, मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो क्या करें, कॉमन पॉइंट को अज्यूम कर लो। तो आप बोल दो कि लेट द कॉमन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा ना। लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज कर्व्स बी, कुछ मान लो आप h, k। अब जनरली अपन h, k लोकस के लिए मानते हैं, बट यहाँ पे भी मान लो, क्या जा रहा है, कोई गोली थोड़ी मार देगा। हाँ भाई, h, k इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, तो अपन क्या करेंगे, dy/dx निकाल देंगे कर्व नंबर 1 पे, है ना। तो निकालता हूँ मैं dy/dx, उसका m1 बोल दूंगा। तो dy/dx निकालने के लिए मुंह फाड़ के डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। कर लोगे? एक्स वाई का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अबे एक्स वाई का डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे मैंने, मुंह फाड़ के डिफ्रेंशिएट कर दिया। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 0। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ओ सॉरी, y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। और ये डेरिवेटिव आपको कहाँ निकालना है, h, k पे। तो दुनिया में जहाँ जहाँ y है वहाँ रख दो k, और x की जगह रख दो h। ये आ गया आपका m1। अब निकाल दो आप dy/dx, किस पॉइंट पे निकाल दो, कर्व नंबर 2 पे। कर्व नंबर 2 पे dy/dx निकाल देंगे, उसको अपन m2 बोलेंगे। इसका dy/dx निकाल देता हूँ मैं, तो 2x माइनस वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2y y डैश, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2x अपॉन 2y इज इक्वल टू वाई डैश, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई डैश। और यहाँ पे h, k रखना है आपको। तो h, k रखोगे तो कितना आ जाएगा, h अपॉन k। ये आ गया आपके पास m2। ओहो हो, सो सिंपल सर, m1 m2 का प्रोडक्ट दिख रहा है, -1 आ गया। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना औकात के बाहर लगे, कॉमन पॉइंट मान लो आप कुछ, और दोनों का प्रोडक्ट देखना। मैक्सिमम टाइम्स ऐसे ही होता है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है,
फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स। कर्व्स क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। लिखो यहाँ पे। क्लियर हो रहा है ना यार? तो देखिए, ये तो दो कौड़ी का क्वेश्चन है। ये क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं, देख ही नहीं रहे आप लोग, आप देख ही नहीं रहे हो यार। ये क्या है? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये क्या है? सर्कल। इसका सेंटर क्या है? 0 0। रेडियस क्या है? सी। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 0 0। और ये कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ऐसी कुछ लाइन होगी, डिपेंडिंग ऑन स्लोप, ए की वजह से, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये घूमते रहेगा। ए का वैल्यू 1 हुआ तो बीच में रहेगा, -1 हुआ तो यहाँ आ जाएगा। खैर, अपने को एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ये वाला एंगल आपको बिना सॉल्व करे ही आंसर मिल जाएगा। कैसे? ये जो मैंने आपके सामने लाइन बनाया y इक्वल टू ए एक्स, और ये क्या बनाया? सर्कल बनाया। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अबे जो लाइन और सर्कल होती है, ये जो लाइन है, ये सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। सेंटर से पास करने वाली कोई भी लाइन होती है वो डायमीटर का काम करती है। दिस विल एक्ट एज डायमीटर, डायमीटर की तरह एक्ट करेगा। और आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो ना, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो ये रहा दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट बना दो। ये रहा टैंजेंट बना दिया मैंने सर्कल पर। और लाइन पर टैंजेंट बनाना है अगर आपको, तो लाइन पर टैंजेंट इस पॉइंट पर अगर आप बनाओगे तो लाइन खुद ही है ना, लाइन पे क्या ही टैंजेंट बनाओगे। लाइन पे क्या ही टैंजेंट बनाओगे। ये सर्कल और ये लाइन के बीच में जो भी एंगल आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर और टैंजेंट के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो आपका आंसर डायरेक्टली 90 डिग्री आ गया ना, बिना सॉल्व करे। बिना सॉल्व करे 90 डिग्री आ गया। तो आप लिख लीजिए, डायमीटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ना, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से रिवाइज करके मुझे होमवर्क भेजते हैं, ऑलमोस्ट 4 बच्चे ऐसे जो पूरा नोट्स का होमवर्क हमेशा भेजते हैं मुझे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मैं चेक करता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि ये बच्चे तो नोट्स रिवाइज कर रहे हैं, मतलब रेगुलरली। कभी कभी वो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो भाई उनके लिए ये होमवर्क है। अगर ये कर्व एक दूसरे से ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन 1/a2 माइनस 1/a1 इज इक्वल टू 1/b2 माइनस 1/b1। कर लोगे या करके बताऊँ?
बता ही देता हूँ करके, क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन आएगा फिर आप फंस जाओगे। देखो मेरा तो एक निंजा टेक्निक होता है कि अपन क्या करते हैं कि एच कॉमा के को उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेते हैं। लेट एच कॉमा के बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ठीक है। एच कॉमा के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया दोनों का, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ए वन एच स्क्वायर प्लस बी वन के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ए टू एच स्क्वायर प्लस बी टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए वन माइनस ए टू एच स्क्वायर प्लस बी वन माइनस बी टू के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि ए वन माइनस ए टू इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू माइनस बी वन। ठीक है, बी टू माइनस बी वन के स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। अब दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, दोनों के बीच में एंगल निकालना, और एंगल आपको दे रखा है ऑर्थोगोनल है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो मैं दोनों का स्लोप निकाल देता हूँ। m1 इंटू एम टू क्या हो जाएगा, -1। तो पहले मैं m1 निकाल देता हूँ, फिर m2 निकाल देता हूँ, और उनको -1 अप्लाई कर देंगे, अपने पास आंसर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो पहला वाला कर्व जो है उसको मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट करा अपन ने, a1 एक्स स्क्वायर को करा तो 2a1 एक्स प्लस 2b1 y डैश इज इक्वल टू 0। इसका y डैश कितना आ जाएगा, देखिए 2a1 अपॉन एक्स अपॉन 2b1 अपॉन y का नेगेटिव, चेक कर लो यार, है ना। ये y डैश आ गया, इस पे अपन ने h कॉमा के डाला, h कॉमा के डाला, 2 से 2 उड़ा दो तो कितना आ जाएगा, -a1h अपॉन b1k। ओके, सोच रहे हैं अपन कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं। a1 अपॉन b1 x अपॉन y, x की जगह h, y की जगह k। ये आ गया आपका स्लोप नंबर 1, है ना। दूसरा स्लोप, ये m1 निकालने की प्रक्रिया थी। अब m2 निकालने की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या रहेगी, आप सेकंड वाले कर्व को मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो। तो 2a2x प्लस 2b2y y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश यहाँ से क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा आपके सामने 2a2x अपॉन -2b2y, और इसमें आपको h कॉमा k रखना है, 2 से 2 उड़ा देंगे तो a2 अपॉन b2, a की जगह x, सॉरी x की जगह h और k की जगह y। ये आ जाएगा आपके पास स्लोप नंबर 2। ये आ गया स्लोप नंबर 1। ओके, और ऑर्थोगोनल गिवन है, तो इसका मतलब m1 इंटू एम कितना होगा, m1 इंटू एम होगा -1 के बराबर। m1 कितना है, a1 अपॉन b1, देखो ना ऊपर, h अपॉन k। m2 कितना है, a2 अपॉन b2 इंटू एच अपॉन के। कुछ कटा पिटा नहीं, बट कोई बात नहीं, इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ माइनस साइन लगाना भूल गया मैं, तो दोनों में माइनस साइन आएगा, है ना। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और आपको मिलेगा क्या, a1 इंटू ए टू इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू -b1 इंटू b2 इंटू के स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। यहाँ तक देखिए समझ में आ रहा है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखिए। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है, b2 माइनस b1, इसको मैं b1 माइनस b2 बना देता हूँ, है ना, और बाहर एक माइनस लगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मत करो, कुछ मत करो। अब अपने को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, दोनों के LHS को डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2,
दोनों का LHS डिवाइड करेंगे, RHS अलग से, तो LHS करेंगे, तो A1 माइनस A2 इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2 इंटू एच स्क्वायर, और RHS क्या है, माइनस B1 माइनस B2 अपॉन माइनस B1 इंटू B2, ऊपर भी के स्क्वायर नीचे भी के स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आपको यही प्रूव करना था। अब देखिए बंटवारा कर दो, A1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 1/A2। अबे A1 A1 कट जाएगा ना बंटवारा करोगे तो, 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से B1 अपॉन B1 B2 करेंगे तो 1/B2 माइनस 1/B1। क्या बोलती है जनता, समझ में आ रहा है? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बोला था, और इसलिए मैंने करवा भी दिया, वरना मैं नहीं कराता। आपको मॉड्यूल में आएगा फिर आपको दिक्कत जाएगी, इस कारण अपन ने अभी कर लिया। ऐसे क्वेश्चन जो है मॉड्यूल में है थोड़े बहुत, मॉड्यूल में जनरल सारे क्वेश्चन जो है वो इजी है। आप बता तो रहा हूँ मैं आपसे, जो जो क्वेश्चन बनेगा ना फटाफट एकदम आज कर लेना उनको, जो जो नहीं बन रहा ना उस पर टाइम वेस्ट करना ही मत, जो बन रहा है वो आप फटाफट निपटाते जाओ। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब लिखे लोएस्ट डिग्री टर्म। लोएस्ट डिग्री टर्म का एक कंसेप्ट होता है, वो अपन पढ़ेंगे। बहुत प्यारा कंसेप्ट होता है, बहुत ही प्यारा। तो अंग्रेजी में अपन लिखेंगे इसको ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँगा। ऊपर वाला आपने छाप लिया है क्या? लीजिए आपके पास टाइम है, छाप लो। यहाँ पे लिख लेना हेंस प्रूव्ड। लोएस्ट डिग्री टर्म देखिए, हर कोई बच्चा यहाँ पे देखेगा। मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 0। क्या है ये सर्कल है। ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप 0 0 डालोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो अगर कोई भी कर्व, नॉट जस्ट सर्कल, ये कर्व जो है ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना, और ओरिजिन से पास कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर आपको टेंजेंट बनाना है ओरिजिन पर, ओरिजिन से पास कर रहा है और टेंजेंट बनाना है आपको ओरिजिन पर, तो उसका एक तरीका होता है। उसका क्या तरीका होता है? ओरिजिन पे टेंजेंट बनाना, पहले तो आप t इक्वल्स टू 0 से टेंजेंट लिख सकते हो, मैंने आपको सर्कल चैप्टर में पढ़ाया था, आज अपन रिवाइज भी करेंगे इसको। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो क्या करो ना, देखो इसका ट्रिक होता है, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होते हैं, जैसे 2 और 2 हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इसके अलावा सारे लोएस्ट डिग्री टर्म हो जाएंगे। तो लोएस्ट डिग्री टर्म जो है उसको आप 0 से इक्वेट कर दो, आ गया आपका टेंजेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, कहाँ पे? एट 0,0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म है, देखिए लिखेंगे अपन यहाँ पे, इफ अ कर्व passes through origin, then equation of the tangent at origin can be directly written by equating to 0 the lowest degree terms, the lowest degree
term appearing in the equation of the curve. ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये तो बड़ा जादुई तरीका हुआ ना कि अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओरिजिन से पास कर ही नहीं रहा है। अबे पास करेगा तभी तो टेंजेंट लिखोगे ना ओरिजिन पे। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve x cube plus y cube minus 3xy equals to 0 at 0, 0। ठीक है, तो अपने पास कर्व जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0 दे रखा है। अब ये कर्व तो अपने को पता नहीं क्या है, भाड़ में जाए, लेकिन ओरिजिन पे अपने को टेंजेंट बनाना है और ये खुद ओरिजिन से पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप 0 0 डालो, सेटिस्फाई हो रहा है ना। LHS RHS दोनों 0 हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या करो, ये हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है इसको हटा दो और लोएस्ट डिग्री टर्म जो है उसको 0 कर दो। मतलब सिंपली टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -3xy इक्वल टू 0। और ये -3 को तो अपन LHS में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसा सोच लो कि -3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये आया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये कैसा टेंजेंट, तो सर लाइन होता है और लाइन का इक्वेशन ऐसा आता है ax प्लस बी वाई प्लस सी, लेकिन यहाँ पे आया ए एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा टेंजेंट है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, 0, ये कैसा टेंजेंट है? ये टेंजेंट ऐसा है, x इज इक्वल टू 0 एंड, अबे राम इंटू श्याम 0 है, मतलब या तो राम 0 हो गया तो श्याम 0 हो गया, तो दोनों 0 होंगे। यहाँ पर दोनों 0 है, x भी 0 y भी 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 आर बोथ आर टेंजेंट। ये दोनों की दोनों टेंजेंट का काम कर रहे हैं, दे आर बोथ द टेंजेंट्स। और ये हो गया आपका टेंजेंट नंबर 1 और ये हो गया टेंजेंट नंबर 2। x इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस है? अबे तो y एक्सिस की इक्वेशन है। तो मतलब एक टेंजेंट y एक्सिस हो गया और एक टेंजेंट हो गया x एक्सिस। तो ये थोड़ा यूनिक सा कर्व है, यूनिक सा कर्व है। अगर आपको इसका फोटो बनाना हो तो आप बना सकते हैं। है ना। ओहो, ये बन गया x, y। ठीक है, ये बड़ा यूनिक सा कर्व है। देखो यार, इसके लिए, इस कर्व के लिए x एक्सिस जो है वो एक टेंजेंट का काम कर रही है और y एक्सिस दूसरे टेंजेंट का काम कर रही है। ठीक है, इस कर्व का एक नाम होता है, आप जब कॉलेज में चले जाओगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे मोस्ट प्रोबेबली, फोलियम ऑफ डेस्कार्टेस। ठीक है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया ऐसे ही स्टाइल मारने के लिए बता दिया, और क्या पता काम भी आ जाए कभी। बट अपना अभी क्या काम था यहाँ पे कि अपने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला। एक क्वेश्चन और देखेंगे अपन अब। ठीक है, थोड़े मिसलिनियस क्वेश्चन है। 2y² इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y² इज इक्वल टू 32x। फाइंड एंगल बिटवीन कर्व्स।
ये दोनों कर्व है, इनके बीच का एंगल निकालना है आपको। तो ये दोनों कर्व है क्या, क्या कर्व है भाई, ये क्या है बताइए। दोनों का अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो तो ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाया है। कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखिए वाई स्क्वायर इजल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना, तो आप क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इजल टू, हाफ को इधर भेज दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर 3/2। ठीक है, ये रूट आ जाएगा, खैर दोनों तरफ रूट ले लिया मैंने। तो एक्स की पावर 3/2, 3/2 क्या था, 1.5। जब 1 होता है तो लाइन सीधी आती है, नहीं समझ ही नहीं रहा, हाँ सुन नहीं रहे हो आपको, फिर से सुनो। ये कर्व को ऐसे लिख दिया, यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को पक्का, ओके। अब एक्स की पावर क्या है, 1.5। जब एक्स की पावर 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन आती है, 1 से छोटा मतलब नीचे और 1 से बड़ा मतलब ऊपर। ठीक है, और ये आ गया आपका y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह -x रखोगे, देखो ना ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस आएगा या y एक्सिस, देखते हैं अपन, बिल्कुल देखते हैं। y की जगह -y रखो ना, -y रखो, सेम आ गया। और y की जगह -y रखने पे सेम आ गया, मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो ये सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस आ गया, कर्व नंबर 1। दूसरा कर्व है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है लेटा हुआ पैराबोला, थका हारा पैराबोला। अभी अभी अपन ने देखा था, खैर अपने को उससे मतलब नहीं है, मेरे को बस फोटो बनाना था। ठीक है, तो दोनों कर्व्स जो है ये है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x, और येलो वाला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब दोनों कर्व के बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालना है दोनों कर्व के बीच में, तो दोनों कर्व के बीच में एंगल कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो बस, है ना। तो क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आसान है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप एक्चुअली निकाल सकते हो, इट्स वेरी इजी। देखो ना, यहाँ से वाई स्क्वायर पुट करके यहाँ रख कर दो, या मतलब किसी से भी उठा के किसी एक में डाल दो। तो वाई स्क्वायर कर्व नंबर 1 के हिसाब से 32x है, और कर्व नंबर 2 के हिसाब से 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, ये दोनों कर्व है अपने पास, वाई स्क्वायर उठा के इसमें रखा, दोनों को सॉल्व कर लूंगा, ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ जाएगा तो इस पॉइंट पे dy बाई डी निकालेंगे कर्व नंबर 1 पे, कर्व नंबर 2 पे dy बाई डी, और फिर m1 m2 से अपन निकाल लेंगे स्लोप। आ रहा है क्या समझ में, चलो पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। ये वाई स्क्वायर उठा के यहाँ पे रख दो, तो वाई स्क्वायर क्या है, 32x, तो 2 टाइम्स 32x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 32 इंटू 2 कितना होता है, 64, 64x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर लगा सकते हो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 3 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा है एक्स इज इक्वल टू -8, और तीसरा है एक्स इज इक्वल टू +8। जब 0 होगा एक्स तब वाई कितना होगा, 0। अबे एक्स, ये देखो ना 0 0 पर भी दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक बार बस छू के निकल जा रहे हैं 0 0 पे, तो एक ओरिजिन आ गया। जब x +8 है तो y कितना आएगा, डाल दो ना x यहाँ पे +8, अबे 8 पुट कर दो यहाँ पे, 8 क्यूब कितना आ जाएगा, 8 8 8, और ये 2 है इधर, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, है ना। तो 2 4 जार 8, वाई 8 इंटू 8 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 8, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2, 8 इंटू 2 16, 8,16, और ये आ जाएगा माइनस, नहीं माइनस नहीं आएगा, सिर्फ एक्स इक्वल -8 क्यों आ रहा है यार, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, 8 कॉमा -16, सिमेट्रिक आएगा, इतना तो मुझे पता है। ये -8 से अपने को कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ से y इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि -8 यहाँ कहीं आएगा बेटा, और इधर तो ग्राफ में हवा है ना। अगर ग्राफ में हवा है तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप काट दो,
तो 8 और y कितना आ जाएगा 16, बस इतना ही काफ़ी। ये नीचे वाला पॉइंट तो मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि ग्राफ मैंने बनाया है तो वेस्ट न जाए। तो अपन क्या करेंगे, बस ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, दोनों पे एंगल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है ना, अपन गधे नहीं है, अपन सिमेट्री दिख रही है ना, ऊपर जो एंगल आ रहा है थीटा वही नीचे भी आएगा, तो एक जगह ही निकाल लेंगे अपन। तो अपन ऊपर एंगल निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स एट कर्व नंबर 1 निकाला मैंने। अगर कर्व नंबर 1 पे डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे निकालना है, 8,16 पे। तो कर्व नंबर 1 किसको मानेंगे, इसको मान लेते हैं, उसको अपन M1 कह देंगे और दूसरे वाले को M2 कह देंगे। कर लोगे क्या इसके बाद आप लोग, पक्का? यहाँ से कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में ना। यहाँ से आप कर लेना, सीरियसली आई एम वेरी सीरियस, बहुत ईजी है। इसके बाद कुछ भी नहीं है, आपको बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल के वैल्यू ही रखना है और दोनों का M1 M2 आ जाएगा, फिर उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो आप वो कर लेना, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो बच्चे मुझे क्लास वर्क क्लास नोट्स का होमवर्क भेजते हैं हमेशा, आप भेजते रहा करो, है ना। मैं सबका चेक करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना फ्रिक्वेंटली रिवाइज कर रहे हो। वेस्ट नहीं जाने देंगे ना उस चीज़ को अपन, ज़रूर उस अपने बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कॉन्फिडेंट रहो। ये वाला पॉइंट जो है इसमें 90% जनता जो है वो कॉन्फिडेंस लूज़ करती है। आपको समहाउ अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है। बाकी जब एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। हाँ भाई, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। काफ़ी बड़ा एक्सेस हो गया। हम्म, मान लो ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सेस है एंड ये कुछ कर्व है अपने पास। इस कर्व पर मैंने क्या करा, एक टेंजेंट बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये टेंजेंट बनाया मैंने। ठीक है, अब ये टेंजेंट जो है उसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अपन ए मान लेते हैं, है ना। अच्छा, हर टेंजेंट के लिए भगवान ने एक नॉर्मल बनाया है। नॉर्मल क्या होता है, उसी पॉइंट से गुजरने वाली लाइन जो कि परपेंडिकुलर होगी। तो ये नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर ए। अच्छा, ये टेंजेंट देखो ध्यान से, येलो वाला जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, बी पे। तो ये जो ए बी हो जाएगी ना, इसको अपन बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का लेंथ जो होता है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा ए बी, है ना। अच्छा, लेंथ ऑफ नॉर्मल आप गेस कर सकते हो क्या, लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा। ये ब्लू वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को दोबारा कहाँ पे कट कर रही है, मान लो ये सी पॉइंट है, सी पे कट कर रही है, तो ये ए सी जो हो जाएगा ना, वो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, और जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही चीज लेंथ ऑफ नॉर्मल भी हो जाएगी, रिस्पेक्टिवली अलग अलग लाइन्स के लिए। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा ए सी। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। देखते हैं, मैं सब बताऊंगा आपसे, छुपाऊंगा थोड़ी। एक बात बताओ, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, उस पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया एक्स एक्सिस पर। ओके, अच्छा, ये जो पॉइंट ए है दोनों का, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किनका, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी,
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ए पॉइंट पर ही टेंजेंट बना हुआ है। ए पॉइंट क्या है, एच कॉमा के, क्या है, एच कॉमा के। अच्छा, अगर ये ए पॉइंट एच कॉमा के है तो ये एडी लाइन जो होगी वो के बराबर होगी, है ना। नहीं आया समझ में किसी को, देखो ये एडी लाइन जो है ये के बराबर होगी। अबे इसका कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगी ना, जितना इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा उतना ऊपर हो गए, तो ये के बराबर होगी। मैं एक मॉड लगा देता हूँ, क्योंकि मान लो कि के नेगेटिव हुआ, मान लो ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे हुआ, तो के का मॉड हम ले लेंगे, वो लेंथ जो एडी है वो के का मॉड हो जाएगा। अच्छा, ये वाली जो लेंथ होती है ना बी और डी, इसको अपन बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मतलब टेंजेंट ने जहां पर हिट करा और ये डी पॉइंट क्या है, पॉइंट ए से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। टेंजेंट ने जहां पर एक्स एक्सिस को हिट करा वहां से लेके डी पॉइंट तक का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हो जाएगा। और ये सी डी नॉर्मल ने जहां पर हिट करा वहां से डी का लेंथ ये हो जाएगा सब नॉर्मल। तो अपने को सब टेंजेंट सब नॉर्मल समझ में आया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि आपको ये फिगर हर क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में ये फोटो बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन में अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट मैं तो अवॉइड करना चाहूँगा। मैं अभी फॉर्मूले डिराइव कर दूंगा, मैं आपको बोलूँगा फॉर्मूले याद कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि अपने को फॉर्मूले याद करना है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का लेंथ कितना हो जाएगा, बी डी। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, डी सी। ठीक है, अब हम बारी बारी से सब कुछ निकालते हैं और फिर लेक्चर खत्म करते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। ये एंगल जो रहेगा दोनों के बीच में वो 90 डिग्री रहेगा, ये मानते हो ना। अबे टेंजेंट नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो मैं क्या करता हूँ इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ। तो ये वाला एंगल जो है नेचुरली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। आ रहा है समझ में। और अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगा के अपन सब कुछ निकाल सकते हैं। तो ये ए बी का लेंथ निकालना है मुझे सिर्फ मॉड के पता है। अरे बहुत है भाई, अगर किसी ट्रायंगल में मुझे एक साइड और एक एंगल पता है ना तो मैं सब निकाल सकता हूँ, सब कुछ। ट्रिग्नोमेट्री इतनी पावरफुल चीज है, वन साइड वन एंगल सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो अपन क्या करेंगे, ये 90 डिग्री माइनस थीटा जो एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। मुझे ए भी निकालना है, तो मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ। साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइड ऑपोजिट टू थीटा, थीटा के सामने वाला साइड मतलब मॉड के, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा इसका, ए बी। तो ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, मॉड के अपॉन साइन थीटा, है ना, मॉड के कोसेक थीटा। अच्छा थीटा क्या है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है ना। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, देखो ध्यान से, ये जो येलो वाली लाइन है, येलो वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा। दिखा आपको, ये जो येलो वाली लाइन है इसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, उसी थीटा का टैन। तो इसका स्लोप हो जाएगा टैन थीटा। तो कोसेक थीटा को मैंने क्या करा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख दिया। ये पूछना भी मत मेरे से कि कैसे लिखा, है ना, दोबारा लात मार के 10वीं कक्षा में भेज दूंगा। कोसेक थीटा को क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, टैन थीटा कितना है, m, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एम स्क्वायर। ये होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है अपने को। लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। ये नॉर्मल की लेंथ है ए सी, तो ये वाले ट्राइंगल में अपन साइन थीटा फिर से लगा देते हैं, साइन थीटा नहीं सॉरी कॉस थीटा, क्योंकि एडजेसेंट साइड पता है ना अपने को, कॉस थीटा लगा देंगे। तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइड एडजेसेंट, दैट इज ए डी,
अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AC। AC ही तो निकालना है आपको। और AD कितना है, मॉड के लिखो ना डायरेक्टली। तो AC का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से मॉड के सेक थीटा। तो मॉड के सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा AC का लेंथ मॉड के इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये हो गया आपके पास लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, सब टेंजेंट का लेंथ लिख देते हैं अपन। सब टेंजेंट क्या है, ये वाला। तो यहाँ पे अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। आपको ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ना, इसको याद करना है। याद रखो, बहुत बहुत फायदा रहेगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बड़ा इजी है ना। मॉड के तो आएगा ही आएगा। नॉर्मल में 1 प्लस m स्क्वायर और टेंजेंट का लेंथ 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अपॉन AB क्या है, वेट अ मिनट, मेरे को tan थीटा यूज़ करना चाहिए था क्या। आई थिंक tan थीटा यूज़ करते तो ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि मॉड के अपने को पता है ना। तो मॉड के अपॉन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दिस इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। बस कुछ सेकंड और लगेंगे, हो ही गया अपना। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना आ जाएगा अपने पास, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट आ जाएगा, मॉड के तो है ही इस तरफ, और ये tan थीटा नीचे आ जाएगा, मतलब cot थीटा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड के अपॉन m। ये आ गया आपके पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है, तो अपन सब नॉर्मल देखेंगे, ये वाली लेंथ है। तो यहाँ पे अपन फिर से tan थीटा लगा देंगे, तो DC अपॉन, दिख रहा है आपको, tan थीटा हो जाएगा DC अपॉन मॉड के। तो DC अपॉन मॉड के, तो DC हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सब नॉर्मल क्या होता है, आपने पॉइंट A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है वो पॉइंट D और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस का डिस्टेंस। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया K इंटू टैन थीटा, सबसे इजी फॉर्मूला। सब नॉर्मल का लेंथ हो गया आपके पास मॉड K इंटू एम। सब नॉर्मल का लेंथ हो जाएगा मॉड K इंटू एम, सब टेंजेंट का हो जाएगा मॉड K अपॉन एम। लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा मॉड K इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर का अंडर रूट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर m क्या है, m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप लिखिए फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल एट ऑफ द कर्व xy is equal to 4 at the point 1,4। तो आपको करना क्या रहेगा, 1,4, ये xy is equal to 4 क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आइसोथर्मल प्रोसेस याद है ना आपको, हाँ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और इस पर आपको 1,4 यहाँ कहीं मिलेगा। इस पॉइंट पर
आपको पहले लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, है ना। जैसे ही m आ जाएगा, चारों फॉर्मूले में m को आप पुट कर देना। अच्छा, k का वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड k का वैल्यू हो जाएगा मॉड 4 के बराबर। ये जो y कोऑर्डिनेट है ना, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना होता है उसी का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं आपको बस ये लास्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जिस पॉइंट पर अपने को टेंजेंट निकालना था उसी का y कोऑर्डिनेट जो होता है वो k होता है, उसका मॉड ले लेना बस, क्योंकि लेंथ पॉजिटिव आएगी। तो इसको आप कर लोगे आराम से ना। और स्लोप अगर आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, स्लोप -4 आएगा, बस पुट करके आप चारों लेंथ निकाल लेना, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे, बाय एवरीवन। और आपका होमवर्क मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, 80 तक करना है किसी भी हालत में कल किसी को। और आपका लेक्चर कल सुबह मॉर्निंग में होगा 8 to 10 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपन कल, बाय एवरीवन, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत हो लेक्चर से तो मुझे बता देना।